नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएँ, तो साइंस का सेक्शन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 147 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 147 में बोलते हैं डेंगू इज स्प्रेड बाय, तो डेंगू बोलते हैं कि किसके कारण फैलता है। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो डेंगू फैलता है मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा जो है वो डेंगू फैलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो, एग्जाम का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि डेंगू जो है वो कौन से मॉस्किटो से फैलता है। तो ये जो है ये एक ईड्स इजिप्टी नामक वायरस होता है। ईड्स इजिप्टी एंड मॉस्किटो होता है जिससे ये फैलता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि डेंगू फीवर जो है वो किससे होता है। तो ऑप्शन में आपके पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्लाज्मा, इस तरह से ऑप्शन दे दी जाएंगी और वायरस भी ऑप्शन में होगा। तो डेंगू फीवर जो है वो वायरस से होता है, और डेंगू अगर इस तरह की ऑप्शन दी गई हैं तो मच्छर से होता है, मॉस्किटो से होता है जिसका नाम है ईड्स इजिप्टी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ किस वायरस से फैलती है। तो वायरस अगर जो हम इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, ये वायरस से फैलता है। स्मॉल पॉक्स भी वायरस से फैलता है। एड्स आपका वायरस से फैलता है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जो है वो कौन से वायरस से फैलता है, तो ये HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। और मेजल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजल्स जो है ये भी वायरस से होता है, एक मेजल्स नामक वायरस होता है जिससे ये फैलता है। रेबीज जो है आपको पता है ये भी वायरस ही है एक, और डेंगू भी जो है वो एक वायरस ही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये फीवर जो है वो कहाँ से आते हैं, वायरस से आते हैं। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि जो कोलेरा होता है, निमोनिया होता है, ये किससे होते हैं, ये वायरस से नहीं होते, ये बैक्टीरिया से होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस के ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन बोलते हैं जिंजर इज़ मॉडिफाइड। तो जिंजर क्या है? जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम यानी कि तना है। जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जिंजर देखो आपको पता है एक स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड फॉर्म होता है। अब ये अंडरग्राउंड फॉर्म होता है, आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर ये होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर राइजोम स्ट्रक्चर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिंजर ये तो आपको पता चल गया कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पोटैटो क्या है, तो पोटैटो भी जो है एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ही है। तो ये ध्यान रखना है, पोटैटो और जिंजर ये दोनों ही मॉडिफाइड जो है वो स्टेम है। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए। और 149 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। तो पल्सेस बोलते हैं कि किसका एक अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जो है एक अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात कर लें यहाँ से, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है फिश, यानी कि मछली जो है ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है। और आपका जो सोयाबीन है, सोयाबीन जो है ये भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। तो सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। पल्सेस ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और फिश मछली जो है ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। तो ये 2-3 सोर्सेज आपने याद रख लेने हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके साथ में क्लियर भी हो जाते हैं। 150 में देखिए, बोलते हैं इंसेक्टोवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट फॉर। तो बोलते हैं कि कीटहारी पादप कीट को फंसाते हैं। ये जो इंसेक्टोवोरस प्लांट होते हैं ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। क्यों? ये नाइट्रोजन के लिए करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये क्यों ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। तो ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। और फिर इससे क्या होता है, देखो जो भी ये प्लांट, एनिमल या फिर स्मॉल इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट करेंगे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए, उससे इनकी ग्रोथ होगी। वैसे तो देखो आमतौर पर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन कहाँ से, सॉइल के कंटेंट से। परंतु कई बार ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। जो मिट्टी नाइट्रोजन की डेफिशिएंट होती है, मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। और ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो है
वो डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को और अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा कर लेते हैं। तो ये होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 151, बोलते हैं च्युइंगम इज़ मेड फ्रॉम। तो च्युइंगम जो है वो किससे बनाई जाती है? इस क्वेश्चन को लेकर आपने डाउट नहीं रखना है। च्युइंगम जो है वो किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है आपके लेटेक्स से। ऑप्शन सी लेटेक्स जो है वो सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, च्युइंगम इज़ मेड फ्रॉम लेटेक्स। ये क्वेश्चन देखो अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं, इतना ही ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? देखो कुछ वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल, कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको आप जैव अपधर्य जो है वो कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो इस वेस्ट में जो है वो वूल आ जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में पहले डिफरेंस समझिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है, वो मटेरियल होता है जो डिकम्पोज हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म की सहायता से और पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ये क्या करता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है एनवायरनमेंट में ही किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी नेचुरल प्रोसेस की सहायता से। और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अपोजिट में क्या होता है? उसमें वो जो है एक तो ब्रोकन नहीं होता और किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म की सहायता से, और ये पॉल्यूशन भी जो है वो फैलाते हैं। और ये जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसमें जो है आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपका जो भी ग्रीन वेस्ट होता है, जैसे कि वूल हो गया, आपका फूड वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया आपका, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या चीज़ें आ जाएंगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप समझते हैं कि क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया। और ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना आपके, इनको आप एज अ मैन्योर यानी कि खाद के रूप में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोगैस इन रूप में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, इसको आप नहीं यूज़ कर सकते और इसकी जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो बोलते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इनमें से अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो नर्व सेल जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है? तो बेसिक यूनिट जो नर्वस सिस्टम का है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। कई बार बेसिक ना देकर फंक्शनल यूनिट पूछ लिया जाता है नर्वस सिस्टम का, तो वो भी न्यूरॉन ही होगा, उसमें आप डाउट मत रखिएगा। और दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स उसको कहा जाता है जो कनेक्शन होता है, फंक्शनल कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच में। तो ये साइंस के क्वेश्चन है। एक तो दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और न्यूरॉन किसको कहते हैं? न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। और लार्जेस्ट सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल है। और कई बार स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाता है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन है ह्यूमन बॉडी का? स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से बने उनको ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच विटामिन इज़ नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। बोलते हैं कौन सा विटामिन जो है वो एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है? तो एनिमल फूड में विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। एनिमल फूड में विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नाम सबसे पहले ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है। ये क्वेश्चन तो मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर विटामिन B12 दिया गया है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है वो ध्यान रखना है। और विटामिन डी ऑप्शन में दिया गया है, तो विटामिन डी का जो है वो केमिकल नेम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम है कॉलीसेल्सिफिरोल। तो कॉलीसेल्सिफिरोल जो है इसका केमिकल नाम है विटामिन डी का। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही रिकेट जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी ऑप्शन में था ना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन के ऑप्शन में दिया गया है। विटामिन के का केमिकल नाम फिलोक्विनन है और
यहाँ से इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है वो हीमोफिला रोग होता है, या फिर आप ब्लीडिंग डायथेसिस कह लीजिए, वो यहाँ से होता है। और विटामिन B12 से एनीमिया जैसी बीमारियाँ जो हैं हो जाती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और अच्छा, एक और बात, विटामिन ए जो है इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनल है। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायामिन है। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का केमिकल नाम नायसिन है। विटामिन B5 का केमिकल नाम पैंथोथेनिक एसिड है। और विटामिन B6 का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का केमिकल नाम बायोटिन है। विटामिन B9 का केमिकल नाम फॉलिक एसिड है। और बाकी सारे विटामिन हमने पढ़ लिए। तो इन विटामिन के केमिकल नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं आपने। अभी आपका क्लर्क का पेपर भी आ रहा है, तो चलो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देते हैं। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ये है 155 क्वेश्चन, इसका जो है आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 162 नंबर क्वेश्चन। 162 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। तो वॉशिंग सोडा को केमिकली किस नाम से जाना जाता है? वॉशिंग सोडा को केमिकली सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट के नाम से वॉशिंग सोडा को जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो आपने हर एक एग्जाम में देखा होगा, लगभग 10 में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वॉशिंग सोडा का। कई बार इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाती है, तो इसको जो है वो केमिकली Na2CO3.10H2O इस तरह से जो है वो लिखा जाता है, Na2CO3.10H2O इस तरह से वॉशिंग सोडा को लिखा जाता है। और इसका केमिकल नाम या फिर कॉमन नाम आप कह लीजिए सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार तो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस इज, तो ऑप्शन में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है, तो वो उसका सही आंसर हो जाता है। कई बार सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है, तो ये ड्राई आइस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन रिपीटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है। अभी आपने डेंगू पढ़ा था, तो डेंगू तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, परंतु यहाँ पर आपने एक और चीज़ पढ़ी थी ना उस टाइम, टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो टाइफाइड कहाँ से होता है, किस चीज़ से होता है? और ये जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड जो है ये किससे होता है? ये होता है आपके बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से ये होता है, ये भी आपको पता चल गया। और बाकी की येलो फीवर हो गया आपका, एलिफेंटियासिस हो गया, ये भी जो है, और डेंगू भी जो है, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये अलग अलग मॉस्किटो से जो है वो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 165 क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज एन ओविपेरस स्नेक। बोलते हैं निम्न में से कौन सा सर्प जो है वो अंडज सर्प है, जो अंडे देता है सर्प, वो इनमें से कौन सा है? तो अंडज सर्प है इनमें से इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा जो है वो एक अंडज सर्प है जो अंडे देता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होने की संभावना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, अगर हुआ भी होगा रिपीट तो ऑप्शंस चेंज कर दी गई होंगी, परंतु इसको ध्यान रखिए ज़रूर आने वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर आपका सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि स्नेक्स जो हैं वो जो उनकी साउंड्स वाइब्रेशन होती है वो कैसे रिसीव करते हैं? कान तो आपने सांप के नहीं देखे होंगे, तो वो अपनी बॉडी से ही जो है वो साउंड की वाइब्रेशन को जो है वो रिसीव करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए ना कि वो कहाँ से रिसीव करते हैं साउंड की वाइब्रेशंस को, तो वो ध्यान रखना कि बॉडी से ही जो है वो साउंड की वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 क्वेश्चन, बोलते हैं दी लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज। तो बोलते हैं सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है? लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड आपको बताना है। तो लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड आपका ऑस्ट्रिच है। ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग है। ये तो आपको पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? ये जो पक्षी होते हैं इनकी स्टडी को, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी भी ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन एक और बन जाता है कि स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी पूछा गया है। तो विटामिन सी का जो बेस्ट, इनके सबसे अच्छा सोर्स जो कोई माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है सिट्रस फ्रूट,
खट्टे पदार्थ। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो आपने पढ़ लिया। और बाकी विटामिन के आपने केमिकल नेम पढ़ लिए हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये भी लगभग आपने जान लिया है। सोयाबीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। पल्सिस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिए, लिंक कर लीजिए, यहाँ से बस हेल्प मिल जाएगी। आगे बोलते हैं एनीमिया इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया जो है बोलते हैं किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये होता है एनीमिया जो है आपका एरिथ्रोसाइट्स की कमी से। ऑप्शन डी सही आंसर है, एरिथ्रोसाइट्स की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस हो गए और अभी कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस में सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन आता है। उससे भी पहले आपको अगर एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट करके बता दीजिए। जो हमारे घर के वायर के कनेक्शंस होते हैं, डोमेस्टिक हमारे जो वायर के कनेक्शन होते हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, क्या वो पैरेलल कनेक्ट होते हैं, क्या वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, या फिर वो किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अब हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आकंठ में बोलते हैं कौन सा समास है। आकंठ में आपका अव्ययीभाव समास जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं शुद्ध शब्द लिखना है, तो एकता किस तरह से लिखा जाता है, आप इजीली बता देंगे, ऑप्शन डी एकता इस तरह से लिखा जाता है। अगर आगे क्वेश्चन देखेंगे आप तो उसमें बोलते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। शुद्ध वाक्य है उसे देखा है, ये एक शुद्ध वाक्य है। आगे बोलते हैं वर्षा की अधिकता, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है जिसको आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो वर्षा की अधिकता के लिए जो है वो क्या अतिवृष्टि शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जिसकी स्पेलिंग सही है वो वर्ड आपको बताना है। एटिकेट्स की सही स्पेलिंग क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही आंसर है, ETIQUEEEE, ये एटिकेट की स्पेलिंग है। हरासमेंट तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरासमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT, ये हरासमेंट की सही स्पेलिंग होती है। आगे है इमीजिएटली, तो इमीजिएटली की सही स्पेलिंग क्या होती है, IMMEDIATELY, इमीजिएटली की ऑप्शन ए सही स्पेलिंग है। आगे है रेसिपेंट, तो रेसिपेंट की सही स्पेलिंग क्या है, RECIPIENT, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है सुजेशन, सुजेशन की सही स्पेलिंग है SUGGESTION, ऑप्शन सी सही आंसर है। और कल कुछ एग्ज़ाम के शेड्यूल भी चेंज हुए हैं, वो वीडियो भी आपने देख ली होगी, वो PDF भी आपने टेलीग्राम से अवेल कर ली होगी। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं ना अभी तक, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट PDF जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।